मेरे लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही बहुत बड़ी बात है। और मैं जब अपोजिशन में 5 साल एमपी रहा, आप लोगों ने देखा होगा, अरुणाचल मीडिया में तो शायद ये चर्चा नहीं करते, लेकिन बाहर का मीडिया में तो बहुत चर्चा करते हैं। बाहर का मीडिया ने मुझे बेस्ट यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड भी दिया, सबसे अच्छा डिबेट करने वाला का अवार्ड दिया। अरुणाचल से घर का है इसलिए आप लोग इंटरेस्ट नहीं होता होगा, लेकिन बाहर का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के देश का पूरा मीडिया हाउस ने, मैं जब सिंपल एमपी था तब भी मुझे टॉप 5 अपोजिशन एमपीज में मुझे इन्होंने इज्जत दिया है। काम करने के लिए जहां भी आपको मौका मिलेगा काम करना चाहिए। जहां तक मिनिस्ट्री का सवाल है, हर एक मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हम बोलेगा कि आपका हाथ काट के फेंक दो, आप फेंक नहीं सकते। आपको मैं पूछूंगा कि आपका आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाँव ज्यादा है कि कान ज्यादा है कि नाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको काट के फेंक दो, आप नहीं कर सकते। बॉडी में हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सरकार में हर एक विभाग अपना रोल अदा करते हैं। अर्थ साइंस का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज मैं उसको एक्सप्लेन करेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज आते आते मैंने घोषणा कर दिया 3 डॉपलर राडार स्टेशन मैं बहुत तुरंत अरुणाचल में लगाने के लिए घोषणा आज किया है। आज जो एमओयू हुआ है, यहाँ सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज और मेरा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बीच में जो साइन किया है, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर में 100 से ज्यादा हम लोग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और ऑटोमेटिक रेन गॉज लगाएंगे, ताकि हर एक पहाड़, हर एक नदी, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक वैली में कितना बजे, कौन सा तारीख, कितना बारिश आएगा, किसान को कब अपना फसल लगाना है, कब काटना है, कब प्रोग्राम करना है, कब बारिश होगा तो उस समय प्रोग्राम नहीं करेगा, सारा जिंदगी को आसान करने के लिए मैं ऐसा काम करने वाला हूँ। मोदी जी का आशीर्वाद है, फंड का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका पता आप चल जाएगा कि हर एक मंत्रालय का इंपॉर्टेंस क्या होता है। मैं जब एमपी नहीं था तो आप लोग बोलते थे तारो चातुंग साहब आज हमारे बीच नहीं है। मैं जिस दिन एमपी बना उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि रिजिजू साहब आप जितना डेवलपमेंट का काम करेगा बाकी अलग है, लेकिन पहले ये बताइए कि अरुणाचल एमपी कभी दिखाई नहीं देता है क्या, आप कभी पार्लियामेंट में दिखाई देगा क्या, अरुणाचल के लिए आप चेहरा दिखाई देगा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस तारो चातुंग का सवाल से लेकर के आज हम कहाँ पहुंचा है, अगर वो जर्नी को आप लोग कैलकुलेट करेगा तो आपको अंदाजा होगा कि हर एक आदमी जब काम करने का ठान लेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो देता है उसको बोलता है स्टॉप गैप सप्लीमेंट्री सपोर्ट। जैसे टेलीकॉम हो गया, 100% ये भारत सरकार का जिम्मेदारी है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स ये सब स्टेट सब्जेक्ट होता है। फिर भी इसके अलावा जो मैं दिया हूं उसको मैंने जैसे खेल का बारे में बताया, जो 54 स्कीम्स जो आपको दिया है, और जैसे ईटानगर में जो काम चल रहा है 27 करोड़ देख करके अभी जो यहाँ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉस्टल बना रहा है, जिम बना रहा है, आप लोग खुद एक बार विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आने वाला 1-2 साल में जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कितना ये हमारे प्रदेश को सर्विस देने वाले हैं। जितना हमने मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, आप लोग कोदुका जैसे और केजुलियम जैसे नाचो में जाके देखिए, बासर में आप दिलबिन जाके देखिए, आप सेपा में जाके देखिए, लमदिंग में जाके देखिए, तवांग में, दिरांग में, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट को दिया है। तो ये कंप्लीशन जो है टाइम लग रहा है, जो कोई कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। मैंने आज मीटिंग में बोला है ना, कॉन्ट्रैक्टर का या कुछ लोकल प्रॉब्लम होता होगा तो 1 साल 2 साल डिले हो रहा है, लेकिन हमने जितना अपना तरफ से मदद देने चाहिए दिया है, लेकिन ये काफी नहीं है, बहुत कुछ उसमें करना है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर ही रहा है। अभी हम लोग ने 6 करोड़ रुपया से खेल आयोजन किया था, संसद खेल स्पर्धा। ये कभी आपने सुना है कि कभी कोई एमपी ऐसा काम कराता है? और एजुकेशन का सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स के लिए एक टेम्पररी प्रोजेक्ट चलाया था, लेकिन उसको एक्सटेंशन करके अभी परमानेंट के लिए एब्सॉर्प्शन भी उसका चल रहा है।
कोविड के समय में आप सब मालूम है सारा रिसोर्सेस हेल्थ में डाइवर्ट करने की वजह से उसमें डिले हुआ है। अदरवाइज अरुणाचल गवर्नमेंट का जैसा उन्होंने कमिटमेंट दिया एसएसए का भी जिस स्पीड में एब्जॉर्प्शन होना था नहीं हो पाया कोविड के 2 साल का बर्बादी की वजह से, फिर भी वो भी चल रहा है। जहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, क्लासरूम बनाना है या आपका टीचर क्वार्टर बनाना है, वो सेंट्रल फंडिंग नहीं करता है। इसके लिए डिवोल्यूशन ऑफ आपका टैक्स होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट हर महीना जो पैसा भेजता है। अब इंडिया में हाईएस्ट पर कैपिटा अरुणाचल को मिलता है, हाईएस्ट पैसा अरुणाचल को मिलता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट देखने से, तो ये करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरू से एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में काफी पीछे रहा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि अभी एमएलए लोग भी अपना जो फंड है और स्टेट से जो SIDF में उसमें भी काफी हेल्थ और एजुकेशन में डिवोट कर रहा है। और आपका क्वेश्चन सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड एजुकेशन हमारा कंसर्न है, लेकिन आगे तेजी से इसका एड्रेस भी किया जा रहा है। Kiran sir, I have one question for you. Since you have mentioned about 492 crore for irrigation to underway, so how shall it be enacted and how shall the placement of the fund be done? Since our state, our people profoundly and prominently depend on agricultural activities. This particular project is for extensive farming, which will be turning into commercial farming. जैसे हम लोग subsistence farming करते हैं ना, आप खेती करता है खुद खाता है, so we have to transform subsistence farming into extensive and commercial farming. जो आप cash crop farming करता है या cereals या बाकी जो भी items आप farming करता है, उसमें productivity बढ़ाने के लिए proper irrigation बहुत important factor है। इसलिए जब ये मेरे पास आए, मैं मंत्री जी से मिल करके इसको जितना जल्दी हो सके हम लोगों ने सैंक्शन कराया। अभी पूरा प्रोजेक्ट तैयार में है, जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेशन करते ही आप लोग को भी जानकारी मिल जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ अरुणाचल को दिया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप फार्मिंग जहाँ भी है सब जगह हो जाए और हमारा युवा प्रोग्रेसिव फार्मिंग में जाना चाहिए। हमारा जो आज के दिन में पढ़ा लिखा युवा है वो नॉर्मल फार्मिंग नहीं करेगा ना, खेती करके सिर्फ खाने के लिए नहीं करेगा, खेती करके उससे कमाने के लिए, खेती करके अरुणाचल के लिए रेवेन्यू कमाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उस दिशा में जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो आपको अभी जो हमने बताया हमारा अरुणाचल के लिए क्रांतिकारी ये एक स्टेप रहेगा। ये 2014 में जब मैं MOS होम था उस समय जो पुराना पॉलिसी था, कांग्रेस समय का पॉलिसी था कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉर्डर एरिया में अच्छा रोड बनेगा, अच्छा डेवलप करने से चाइना जल्दी आ जाएगा और कैप्चर कर लेगा। तो उस पॉलिसी को जब रिवर्स किया तब हमने ये कंसीव किया। फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सामने में आया तो उन्होंने इसको इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं करते हुए स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन करके किया। अदरवाइज अरुणाचल इतना बॉर्डर एरिया में 35-40 हजार करोड़ एक रोड में देना है, वहां से कोई इनकम तो आना नहीं है, कोई बिजनेस तो खास होना नहीं है, पॉपुलेशन में कम है। लेकिन क्योंकि हमारा अरुणाचल में बॉर्डर के लोग वहां रहते हैं, उनका सिक्योरिटी के लिए, उनका सुविधा के लिए ये कंसीव किया है। ये मैं मानता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक सपना पूरा हुआ है और अभी DPR का पूरा तैयारी चल रहा है और फाइनलाइजेशन स्टेज में है। उसके बाद टेंडर भी हो जाएगा। और दूसरा जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसलिए है कि आसाम अरुणाचल बॉर्डर एरिया भैरवकुंड से लेकर के वहाँ नहीं लोग ये तिकतरा साहब का क्वेश्चन था ना, कानूबारी से लेकर के भैरवकुंड तक का जो अरुणाचल आसाम बॉर्डर है ये बहुत फर्टाइल एरिया है। फुट हिल्स होने के नाते यहाँ पानी भी अच्छा संख्या में है, जगह भी बहुत बीच बीच में प्लेन एरिया है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्लांटेशन, बहुत इंडस्ट्री वगैरह लगा सकता है। अरुणाचल में तो अंदर में जाकर इंडस्ट्री लगा नहीं सकता है, टोपोग्राफी डिफिकल्टीज है। तो ये जो फुट हिल्स एरिया को इंडस्ट्रियल दृष्टि से, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के दृष्टि से डेवलप कराने के लिए रोड बहुत जरूरी था। लेकिन एक तरीके से अरुणाचल आसाम का बॉर्डर का सेटलमेंट पूरा नहीं हो पा रहा था। दूसरा तरीके से वहाँ DPR बनाने में कुछ वाइल्ड लाइफ का क्या क्या इशू, कई इशू था।
लेकिन मेजोरिटी अभी सेटल हो गया है, तो अभी उसका भी डीपीआर तैयारी चल रहा है। और वो डीपीआर पहले तो कंसेप्ट पेपर बनेगा, उसका पूरा होने के बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भी हम लोग जरूर उसका भी सपना पूरा करेंगे। सर आज एनवायरनमेंट डे है और अभी लगातार आप लोग फ्रंटियर हाईवे, इंटरकनेक्टिविटी और जैसे आपने पीएमजेएसवाई काफ़ी ज़्यादा रोड्स आपने सेंक्शन करवाई, हर जगह काम चल रहा है और मेगा डैम्स भी बन रहे हैं अरुणाचल में, दिबांग वैली प्रोजेक्ट भी अप्रूवल हो चुका है। तो सर ये जिस प्रकार जैसे रोड बनती हैं और डंपिंग होती है नदियों में, जितनी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, अरुणाचल की नदियों में जो डंप करके, जैसे अलग स्टेट में अलग फॉर्मूला, लेकिन सेम फॉर्मूला अरुणाचल में यूज किया जाता है। जहाँ जहाँ अर्थ कटिंग होती है सेम रिवर में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से जो लो लाइन एरिया है, लो स्ट्रीम के लोगों को परेशानी होती है। तो आप लोग एक अलग फॉर्मूला, जैसे चाइना में स्टील ब्रिज और अलग अलग तरीके से कनेक्टिविटी की जाती है इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में या रोड को अर्थ कटिंग नहीं करके, ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया जाता है? अच्छा है, देखिए डेवलपमेंट के कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज सस्टेनेबल होना पड़ेगा। रास्ता काटता है बोल के पूरा जंगल पहाड़ ऐसा उड़ा देगा, ये नहीं होगा। मिट्टी काटने का भी तरीका है, उसका डंपिंग का भी उसका सिस्टम बनाया हुआ है। जितना डैम वगैरह जो काटने का है, वहां में भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेंस के लिए गाइडलाइंस बनाया हुआ है और सबको गाइडलाइन मानना ही पड़ेगा। हर एक कंट्रैक्टर, हर एक एजेंसी को इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करके ही काम करना है। हमको डेवलपमेंट होना है, लेकिन अपना कल्चर, अपना इन्वायरमेंट को खत्म करके नहीं। चाइना को कंपेयर मत कीजिए, वहां तो डैम बनाना है तो किसी को पूछता नहीं है, सीधा बुलडोजर चला देता है और 2 साल में बढ़ा देता है और फायदा उठाता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक कंसर्न है, हर एक इंडिविजुअल का जो कंप्लेन या उसका जो भी इशू है उसको एड्रेस करना पड़ता है। डेमोक्रेसी होने के नाते काम थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि कोई राजा तो है नहीं कि ऑर्डर देगा पूरा दौड़ेगा। या हर एक आदमी को इज्जत देना पड़ता है हर एक काम में। आप देखा होगा अरुणाचल का जो मैक्सिमम रोड का डिले क्यों हुआ, कॉम्पेंसेशन और ये लैंड का इशू से ये हुआ, क्योंकि उसको हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए ये हुआ। लेकिन इन्वायरमेंट का कंसर्न बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, मिशन फॉर लाइफ, जो सस्टेनेबल लाइफ मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है उसको सब फॉलो करना चाहिए। सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन करना है और हम लोग अच्छा जिंदगी जीने के लिए, साफ जिंदगी जीने के लिए मिशन लाइफ को फॉलो करना है। Hello, hi sir. We have Good constraint evening. of time. It's a last quick question. One last question Last from my question. side. Hi Thank sir, you. good evening. My name is Marina Dai. I'm from Notice Live. Sir, since you have informed us about the MOU signing ceremony today that had happened between the IMD Regional Center Guwahati and Center for Art Science Itanagar. So sir, I want to, sir, can you elaborate more on that? Like for instance, its advantage and many other aspects of this very signed MOU today. See, Arunachal Pradesh is one of the hottest biodiversity spot in the world. We have lots of species, both flora and fauna. हमारे यहाँ जानवर भी, चिड़िया भी, फल फूल पौधे इतना किस्म का है। और हमारा जो जोमोर्फोलॉजी फॉर्मेशन है, ये हिमालय एक यंग हिमालय है, बहुत इसमें अंदर में बहुत कुछ स्टडी करने के लिए। लेकिन रिसर्च साइंस की दृष्टि से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बहुत मिनिमम स्टडी हुआ है। तो ये जो अरुणाचल का सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज के साथ मेरा IMD का साथ जो हुआ है, वो बेसिकली क्लाइमेटिक स्टडीज रिसर्च के लिए और कई साइंटिफिक जो काम है उसको पूरा करने के लिए इसका बड़ा दायरा है। बाद में आप MOU देख सकते हैं, अभी पूरा डिटेल मैंने अभी आपको बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये MOU को आज मेरे सामने में साइन किया है और मैं चाहता हूं कि इस MOU को क्रियान्वित करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट all the provisions mentioned in the articles of the MOU, we will ensure that it is not only implemented but we will empower, provide all necessary support in terms of providing resources to make Arunachal a major scientific research hub. अरुणाचल अर्थ साइंस के दृष्टि से एक मेजर स्टेशन बनेगा और मैं आगे सोच रहा हूँ कि जो थर्ड पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और थर्ड पोल माने हिमालय, थर्ड पोल स्टडी के लिए हम कुछ ना कुछ और एक सेंटर अरुणाचल में इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सप्लोर करेंगे। पहला तो ऐसा है
अगर कोई अमीर हो जाता है, गरीब तो था ना, गरीब से तो अमीर हुआ है डायरेक्ट। तो अमीर अरुणाचल में कौन अमीर पैदा हुआ है? पहले हम लोग यहाँ में गांव का हेड बोलने से पीछे कितना पैसा होता था, मिथुन थोड़ा ज्यादा होता होगा। तो अगर कोई गरीब आदमी मेहनत करके अमीर बन जाता है तो उसको ये मत देखिए कि वो अमीर को अमीर बना रहे हैं। जो टेंडर वगैरह होता है उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। मान लो ईटानगर से बंदरदेवा का रास्ता बनाना है, तो बनाने के लिए अगर 500 करोड़ चाहिए तो बनाने का कैपेसिटी चाहिए, तो उसको ही देगा। तो ये कभी कभी ना स्लोगन ऐसे गलत स्लोगन हो जाता है कि अमीर को और अमीर बना रहा है, अमीर के लिए फायदा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना भी मोदी जी का स्कीम है वो आम आदमी गरीब के लिए है। ये हाईवे में कौन चलेगा? अरे अमीर गरीब तो दिखेगा नहीं। हम ये टॉयलेट बना रहे हैं गांव गांव में, स्कूल में, वो किसके लिए है? अगर ये गैस चूल्हा हम लोग दे रहा है, किसके लिए है? अमीर लोग तो वैसे ही खरीद के लाएगा, तो गरीब कोई तो मिल रहा है। अगर हम घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं तो गरीब कोई तो दे रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है। अगर मोबाइल टावर लगा के हम पूरा अरुणाचल को 6-7 महीने के अंदर में अगर सबको मोबाइल फैसिलिटी दे रहा है, वो तो आम आदमी के लिए। तो एंटायर जो स्कीम है हम लोग का, ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन मैन। और उस गरीब जो आप कहते हैं वो इसलिए गरीब है कि सुविधा नहीं है, इसलिए हम किसी को गरीब नहीं रखना चाहते, इसलिए तो घर बना दे रहा है, इसलिए तो पानी बिजली दे रहा है। तो ये जो नजरिया है उसको मैं एक अपने रेशनलाइज करके आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना हमारा मोदी गवर्नमेंट का स्कीम है वो आम आदमी का ही स्कीम है, और ये अरुणाचल को एक इक्विलिब्रियम में ले जाएगा कि ऐसा कोई ना हो कोई भूखा मरे। इसलिए हर एक घर में गरीब के लिए फ्री में चावल भी पहुंचा रहा है, ताकि जब गरीब कोई सोएगा तो पेट खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा है ना, देखिए जब कोई सपोर्ट देता है तो उसका भी काबिलियत भी तो होना पड़ेगा ना। अगर आप ये तो इंटरप्रेन्योर एक क्वालिटी का सवाल है कि किसी को अगर लोन लेना है तो वो लोन लेकर के सक्सेस होना भी पड़ेगा ना, ताकि लोन चुका सके। लोन लेके अगर खा के बैठ जाएगा उसके पास क्वालिटी नहीं है। हर आदमी बराबर नहीं होता है, इसलिए जिसका जो क्षमता है वही करेगा। जो मेसन है वो मेसन का काम करेगा, जो पेंटर है वो पेंटिंग का काम करेगा, जो फार्मर है वो फार्मिंग करेगा, जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च का काम करेगा। तो समाज में हर आदमी को अलग अलग क्षमता दिया हुआ है, और गवर्नमेंट का स्कीम भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। जो जिसके लिए फिट है वही करेगा। तो एग्जाम देगा, यूपीएससी देगा, तो जो सबसे स्मार्ट है वही तो पास होगा। तो इसलिए हर एक चीज का एक क्वालिफाई होता है, वो उसका एक क्वालिटी जो है वो बहुत जरूरी होता है कि जो डिजर्विंग है उसको पहले तो मिलेगा।